बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 विषय हिंदी, पाठ संख्या 2, राजा का न्याय। तो आइए स्टार्ट करते हैं पाठ को। पुराने ज़माने की बात है। काशी में वीरबाहु नामक एक राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था। उसके न्याय की चारों तरफ धूम थी। वीरबाहु की रानी का नाम सुमति था। वह बहुत सुंदर थी। अपने माता पिता की इकलौती पुत्री होने के कारण अधिक लाड़ प्यार ने उसे घमंडी बना दिया था। अब बहुत पुराने समय की बात है कि काशी में एक वीरबाहु नामक एक राजा था। वो राज करता था और वो राजा अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था, बहुत मानता था और उसके न्याय की भी चारों तरफ चर्चा थी कि उस राजा का न्याय बहुत ही अच्छा है। अब वीरबाहु की रानी का नाम था सुमति था। वह बहुत ही सुंदर थी और अपने माता पिता की इकलौती पुत्री होने के कारण वो उसे अधिक लाड प्यार करते थे और इसी लाड प्यार के कारण जो सुमति थी वो घमंडी बन गई। सर्दी के दिन थे। एक दिन रानी अपनी सखियों के साथ गंगा स्नान करने गई। अब सर्दी के टाइम था तो एक दिन जो रानी थी सुमति वह अपने सखियों के साथ गंगा में स्नान करने के लिए गई। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। स्नान करके लौटते समय रानी के हाथ पैर ठिठुरने लगे। उसने इधर उधर देखा तो एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। रानी ने अपनी सखियों से कहा, आओ इस झोपड़ी को जलाकर ताप ले। अब कड़ाके की सर्दी की वजह से स्नान करने के बाद जब वो वापस आई तो उसको ठंड लगने लगी और फिर इसने इधर उधर देखा तो एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। तो रानी ने अपनी सखियों से कहा कि आओ जल्दी से इस झोपड़ी को जला करके हम लोग ताप ले, मतलब सर्दी भगा दे। एक सहेली ने कहा, महारानी यह किसी गरीब की झोपड़ी है, इसे जलाना ठीक नहीं। अब किसी एक सहेली, समझदार सहेली थी, उसने कहा कि भाई महारानी साहब, यह जो झोपड़ी है वो किसी गरीब की है और इसको जलाना सही नहीं होगा। अब इसके कुछ शब्द अर्थ हैं। चारों तरफ धूम यानी प्रसिद्ध होना, इकलौती का मतलब अकेले। रानी ने कहा, 4 तिनकों की झोपड़ी है, जल जाएगी तो क्या। अब रानी ने घमंड से कहा कि भाई 4 तो तिनके हैं, उसकी झोपड़ी है, अगर जल भी जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, नहीं बनवा देंगे। देखते देखते झोपड़ी में आग लगा दी। अब उसने कहा कि भाई 4 तिनकों की तो झोपड़ी है, अब जल भी जाएगी तो मैं नहीं बनवा दूंगी। और फिर देखते देखते उसने झोपड़ी में आग लगा दी। अब हाथ पांव ताप कर रानी अपनी सखियों के साथ राजमहल में लौट आई। वह झोपड़ी एक गरीब ब्राह्मण की थी। वह एक गरीब ब्राह्मण की थी झोपड़ी। जब उस गरीब को पता चला कि रानी ने तापने के लिए उसकी झोपड़ी डरा डाली है, अब अपने सखियों के साथ जब राजमहल में गई तो बाद में पता चला कि भाई ये जो झोपड़ी थी वो किसी गरीब ब्राह्मण की थी। अब जब इस गरीब को पता चला कि रानी ने सिर्फ तापने के लिए अपनी झोपड़ी जलाई है तो वह बहुत दुखी हुई और फरियाद लेकर राजा वीरबाहु के पास पहुंचा। राजा को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि महारानी सुमति ने एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी जला दी। अब जैसे वो औरत बहुत दुखी हुई और दुखी होने के बाद में फरियाद लेकर राजा के पास, शिकायत लेकर के वीरबाहु के पास गई और राजा को ये सब बताया। तो राजा ने ये सब सुना तो वो बहुत दुखी हुआ कि महारानी सुमति ने गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी जला दी है। एक गरीब की झोपड़ी जला डाली, क्या तुम्हें ये शोभा देता है। रानी सुमति ने तुनक कर जवाब दिया, 4 तिनकों की तो झोपड़ी के लिए इतना तूफान, जला दी तो क्या हुआ, नहीं बनवा दूंगी। अब एक गरीब की झोपड़ी जला डाली। राजा ने उससे पूछा कि तुमने एक गरीब की झोपड़ी जला डाली, क्या तुम्हें ये अच्छा लगता है, ये तुम्हें शोभा देता है क्या। तो रानी सुमति ने जल्दी से जवाब दिया,
कि 4 तो तिनकों की झोपड़ी थी, इसके लिए इतना बवाल क्यों मचा रहे हो? जला दी तो क्या हुआ, नहीं बनवा देंगे। राजा ने महारानी को बुलाया और कहा, तुमने ये क्या किया? अब राजा ने महारानी को बुलाया और कहा कि तुमने ये क्या कर दिया? राजा ने शांत स्वर में कहा, रानी, यह मत भूलो कि तुम राजा वीरबाहु की पत्नी हो। तुमने गरीब का घर जलाकर उसे अनाथ बना दिया है। तुम्हें इस गलती का दंड भोगना ही पड़ेगा, तभी उस गरीब के साथ न्याय होगा। अब राजा ने ठंडे दिमाग से उसको समझाया कि रानी, ये मत भूलो कि तुम राजा वीरबाहु की पत्नी हो। तुमने एक गरीब का घर जलाया है और उसे अनाथ बनाया है। तुम्हें इस गलती का दंड तुम्हें मिल के रहेगा, तभी उस गरीब के साथ न्याय होगा। तुम्हें उसकी झोपड़ी फिर से बनानी होगी। राजा ने कहा कि तुम्हें उसकी झोपड़ी फिर से बनानी होगी, और वह भी अपनी मेहनत से बनानी पड़ेगी। जब तक तुम अपनी मेहनत से वह झोपड़ी नहीं बना दोगी, तब तक तुम इस महल में नहीं रह सकती हो। राजा ने उस रानी को कहा कि जब तक तुम अपनी मेहनत से ये झोपड़ी नहीं बना देती, तब तक तुम इस महल में नहीं रह सकती। जाओ, यहाँ से बाहर जाओ। रानी का सारा घमंड चूर चूर हो गया। अब वह अपनी भूल के लिए पछताने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। आखिर उसने कमर कसी और जंगल में से अब रानी को जब सुना कि तुम मुझे भी इस महल से बाहर जाना पड़ेगा, तो उसका सारा घमंड चला गया। अब उसको अपनी भूल पर पछतावा होने लगा। आखिर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो करे क्या, कैसे उसके लिए झोपड़ी फिर से बनाए। आखिर उसने कमर कसी और उसने जंगल में से लकड़ियाँ बीनकर बेचने लगी। अब उसने कमर कसी कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए वो जंगल में से लकड़ियाँ चुनने लगी और लकड़ियों को बेचने लगी। सर्दी, गर्मी और बरसात की परवाह किए बिना उसने 1 वर्ष तक जी तोड़ मेहनत की। अब उसने ना तो सर्दी देखी, ना गर्मी देखी और ना ही बरसात देखा, और उसने 1 साल तक लगातार मेहनत की। जो पैसे मिलते उनमें से आधे पैसे बचाती और आधे में अपना खर्च चलाती। अब वो उसको खाने के लिए भी तो चाहिए था, तो और उसको जो भी पैसे मिलते उनमें से वो आधे पैसे तो बचा लेती और आधे पैसों से अपना घर चला लेती थी। बचे हुए पैसों से उसने झोपड़ी तैयार करवा दी। अब उसे समझ में आया कि गरीबी क्या होती। अब जो भी पैसे उसके पास बचे थे उसमें से उसने झोपड़ी बनवा दी, और अब उसे पता लगा कि गरीबी क्या होती है। और 4 तिनकों की झोपड़ी बनाना गरीब के लिए कितना कठिन होता है, उसने गरीब ब्राह्मण से क्षमा मांगी। अब 4 तिनकों की झोपड़ी बनाना एक गरीब के लिए कितनी बड़ी बात होती है, ये उसको समझ में आ गया था। तो उसने फिर गरीब ब्राह्मण से क्षमा मांग ली। अब रानी का मन सरल हो गया। अब रानी को समझ में आ गया। महाराज वीरबाहु महारानी के परिश्रम और पश्चाताप को देखकर प्रसन्न हुए और वे महारानी को आदर सहित महल में ले आए। अब महाराज वीरबाहु महारानी के मेहनत से और उनके पश्चाताप से बहुत खुश हुए और महारानी को वापस आदर सहित महल में ले आए। थैंक यू।